जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं योगेश कुमार राघव आपका स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट में आई हुई है और उसमें बहुत सारे टीचर सुबह से लेकर शाम तक अपना योगदान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का भला हो सके और जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का क्या उस जॉब मिल सके। और उसी कड़ी में मैं योगेश कुमार राघव अपने यूट्यूब चैनल YS राघव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जो आपको सर्च करने पर, अगर आपको सर्च करना है तो आप YS राघव क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे और जो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये चैनल आपको स्टडी पॉइंट के नाम से देखने को मिलेगा और उसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। पिछले काफी समय से आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसी टीचिंग में आ रही है। अभी 15,000 समथिंग वैकेंसी यूपी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की 2021 में कंप्लीट हुई है और जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और अभी मई जून में दोबारा से वैकेंसी निकल कर आई उत्तर प्रदेश में ही टीजीटी पीजीटी की। हालांकि उतनी वैकेंसी नहीं है जितनी पिछली वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी किसी भी एक स्टूडेंट को केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए। और अगर वो एक सीट से मतलब रहता है और उसी तरीके से अगर प्रिपरेशन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी टीचर हो, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में देख सकता है। लेकिन एक लंबा रास्ता तय करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आपके विश्वास की, आपके विल पावर की। अगर आपका विल पावर है तो आप उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और अगर विल पावर है तभी कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो डेटा खोजता है जिसके लिए उसको ज्वाइन करने के लिए या जॉब पाने के लिए जो जरूरी है। अब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है और वही अगर मैं बात करूं कला वर्ग में, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में दो तरीके से होता है, एक तो बालक वर्ग और दूसरा बालिका वर्ग। इन दोनों वर्गों में मिलाकर टोटल 136 वैकेंसी कला में आई हुई है। और 136 वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी किस्मत आजमाते हैं और 136 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके तो उसके लिए मैं आपके सामने आज से स्टार्ट कर रहा हूं कला का एक सेशन, जिसमें जब तक आपका पेपर होगा तब तक उससे पहले आपका सिलेबस खत्म होगा, प्लस जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो भी आपके सामने डे बाय डे आते रहेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि कला क्या है और कला में हमें कैसे पढ़ना है, कला का सिलेबस क्या है और क्या कला में जरूरत है हमें पढ़ने की। देखिए दोस्तों, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ना है या कितना पढ़ना है। अब जैसे जो मैं यहाँ कला का सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपने देखा होगा पीछे लिखा हुआ है, उस सिलेबस को न केवल आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी बल्कि अदर स्टेट में भी होने वाले एग्जाम, चाहे वो टीजीटी बेसिस पर हो चाहे वो पीजीटी बेसिस पर हो, प्लस चाहे वो आपका जो आपका जीआईसी का मतलब लेक्चरर का जो हो, जो हायर के लिए हो उसमें भी, और DSS मतलब दिल्ली बोर्ड के लिए जो वैकेंसी निकल के आती है कला में उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो सिलेबस में आपको यहाँ कराऊंगा। हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे और उन चीज़ों को बेहतर देखेंगे जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए, मैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी बात करूंगा। दूसरी एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि अगर हम एग्जाम कंटेंट के हिसाब से पढ़ें तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर चीज़ों को देख सकते हैं। और
कैसे चीज़ों को देखना है, क्या होना है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, एक टॉपिक में से क्वेश्चनों को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। बस अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बांटिए जो भी कला की तैयारी कर रहा है, जिससे कोई भी एक स्टूडेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बेहतर हम करेंगे, क्योंकि एक कहावत है कि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, हमेशा ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ देंगे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज कि कला में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को देखना है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ जाकर एंड करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस सबसे ज़्यादा रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आज की वीडियो में कि कला में हमें जो कला की विषय वस्तु है और उसके लिए हमें भारतीय कला में या पाश्चात्य कला में या सैद्धांतिक कला में हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैं योगेश कुमार दोबारा से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें कला में, तो कला को जो है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं सिलेबस के अनुसार। जैसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं सैद्धांतिक कला। क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक कला। सिद्धांतिक कला हम कह सकते हैं इसको, ठीक। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है कला का परिचय, कि कला क्या होता है, कला में हमें क्या देखना है, कला की चीजें क्या हैं, ठीक। कला की परिभाषा क्या है, कला शब्द कहाँ से लिया गया, कला शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है, इंग्लिश में कला को क्या बोलते हैं, संस्कृत में जो धातु है कला की वो क्या है, कला से हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले कला हमें कहाँ, कला शब्द हमें कहाँ देखने को मिला, इन सारी चीजों में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज आती है कला का परिचय। दूसरा, या अगर कहें कला की शुरुआत हमारी कैसे हुई। दूसरा हम देखेंगे कि कला के तत्व क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रेखा होता है, रंग होता है, तान होता है, पोत होता है, वर्ण होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये कला के तत्व हैं, ठीक। तो कला का तत्व क्या है, उन कला के तत्वों के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो वात्स्यायन का जो ग्रंथ था कामसूत्र, और कामसूत्र में जो तीसरा मंडल था, पहले अध्याय का तीसरा मंडल में एक जयमंगला टीका लिखा गया था यशोधर पंडित के द्वारा, और उसमें षडांग सिद्धांत में आपके 6 षडांग बताए गए थे, और वो 6 षडांग एक श्लोक के माध्यम से आते हैं, जिसमें आपका रूप भेद होता है, इसमें भाव होता है, इसमें आपका वर्ण का भंग होता है, इसमें आपका सादृश्य परीक्षण होता है, जिसमें आपका क्या होता है, प्रमाण होता है जिसको हम अनुपात बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, लावण्य योजना होती है। तो ये क्या है और इनको कैसे पढ़ना है, तो उसको हम बोलते हैं षडांग सिद्धांत। अब जैसे अगर षडांग सिद्धांत की बात करें तो षडांग सिद्धांत का अगर 6 लिम्ब ऑफ षडांग के बारे में अगर हम बात करें तो इसको लिखा था किसने? अविनाश टैगोर ने लिखा था, जिसको हम अवनी बाबू के नाम से जानते हैं, जो बंगाल शैली के एक बहुत प्रमुख कलाकार रहे हैं। जब हम बंगाल शैली की बात करेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो कला का संयोजन सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें, अगला आता है कि जो अलग अलग राज्यों में कला शैलियां प्रचलित हैं, जो लोक कला शैलियां प्रचलित हैं, कौन कौन सी कला शैली है। जैसे मधुबनी कहाँ की शैली है, गोदना कहाँ की शैली है, चौकपूर्णा कहाँ की शैली है। तो इस तरीके की जो डिफरेंट जो कला शैलियां हैं, जो कलागत शैलियां हैं, हम उस कलागत शैलियों के बारे में, चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज, जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है, हरा रंग किसका प्रतीक होता है, चक्र जो है वो किसका प्रतीक होता है, लाल रंग किसका प्रतीक होता है, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है, हरा रंग हमेशा क्या होता है, प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र किसका है, निरंतर गति का प्रतीक होता है। उसका अनुपात क्या रखा गया है, तो उस अनुपात का ये कहाँ से लिया गया। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि ये सबसे पहले इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार की है, पहले इसमें किस सन तक इसमें चरखा था, और चरखे के बाद जो अशोक चक्र है वो कब रखा गया है, इसमें किस सन में रखा गया। तो इन सभी के बारे में डिटेल हम बात करेंगे किसमें, राष्ट्रीय ध्वज में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कला पद्धतियों में। अगर हम कला पद्धतियों की बात करें, जैसे कि वास्तु तकनीक क्या होती है, टेम्परा तकनीक क्या होती है,
जैसे अगर हम बात करें भित्ति चित्रण की, आपके 3 देखी होंगी, कौन कौन सी? फ्रेस्को सेस्को देखी होगी, फ्रेस्को बुनो देखी होगी, एनकास्टिक देखी होगी, ठीक। उसके बाद आपका तैल रंग पद्धति क्या होती है, आपका मोत्राज क्या होता है, फुत्राज क्या होता है, हम इस सभी के बारे में बात करेंगे जल्दी से जब हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, अगर हम देखें कि हमारे जो भारत देश के जो टोटल सांस्कृतिक केंद्र हैं, कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, और उन सांस्कृतिक केंद्रों में हमें क्या क्या पढ़ना है, कि जैसे उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इस सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर कहाँ है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो प्रयागराज है वो किस भाग का सांस्कृतिक केंद्र है, हम जानते हैं जो उत्तर मध्य भाग है उसका जो अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है प्रयागराज। और जैसे हम पटियाला पंजाब की बात करें तो वो उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र है, मतलब उत्तर क्षेत्र में पड़ने वाला सांस्कृतिक केंद्र। तो इसी तरीके से जैसे उदयपुर पड़ता है, एक दीमापुर नागालैंड में पड़ता है, उसके बाद तंजावुर पड़ता है, और उसके बाद नागपुर पड़ता है, फिर कलकत्ता पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, शांति निकेतन कलकत्ता, ठीक, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय कला, यहाँ से अगर बात करें कि हम अगर कला के सैद्धांतिक परिचय में अगर बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो ये सभी टॉपिक ऐसे जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब कला के तत्व में हम रेखा पढ़ेंगे तो कुंडलीकृत रेखा, कर्णवत रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये किसका प्रतीक होती है, इन चीजों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अगर हम भारतीय कला की बात करें तो भारतीय कला हमारा इतिहास के हिसाब से चलता है। जैसा कि जैसे जैसे हमारा इतिहास मूव करेगा, हिस्ट्री जैसे मूव करेगी, उसी तरीके से आपका भारतीय कला भी मूव करेगा। क्योंकि जैसे राजा महाराजा जैसे राजवंश यहाँ पनपते गए, जैसे कि हमारा जो प्राचीन काल में जब जो मानव असभ्य था, बर्बर था, तो उस समय उन्होंने किस तरीके की चीजें हमारे सामने लाकर रखी, कैसी हम कलाकारी की थी, कैसी चित्रकारी की थी, ठीक, वहाँ आपका रंग संयोजन कैसा था, ठीक, वो रेखाओं का ज्यादा प्रयोग करते थे या किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते थे, शैल चित्र क्या है, इस चीज में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता रहेगा उसी तरीके से आपकी कला भी आगे बढ़ती रहेगी, किसमें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी जो इतिहास स्टार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल से, और उसमें आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जब हम प्राग ऐतिहासिक कालीन कला पढ़ेंगे, या इसको हम बोलते हैं शैल चित्र। अब जैसे शैल चित्र आ गए किसके, मिर्जापुर के शैल चित्र आ गए, उसमें बहुत सारी, जैसे आपने देखी होगा लिखुनिया प्रथम, लिखुनिया द्वितीय, ठीक, सोहरो घाट आता है, तो पंचमढ़ी आ गया, होशंगाबाद आ गया, ठीक, बेल्लारी आ गया, चक्रधरपुर आ गया, ठीक, उसके बाद आपका कौन सा आ गया, मंदसौर आ गया, ठीक, सिंघनपुर आ गया, सिंघनपुर के भीमबेटका के शैल चित्र आ गए। तो ये सभी के सभी शैल चित्र किसमें आएंगे, आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन कला में। उसके बाद आता है हमारा आद ऐतिहासिक कालीन। हम जानते हैं जैसे ही हम प्राग ऐतिहासिक काल से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इतिहास में भी सबसे पहले पढ़ने को मिलता है कौन सा, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता में हमें देखने को मिलता है कौन सी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे मूव करती है, क्या होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिए हम यहाँ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें कला में हुई हैं हम उन चीजों को देखेंगे। अब आप कहोगे सर आप इतिहास पढ़ा दो, तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि हिस्ट्री हमें कला में नहीं पूछी जानी है, लेकिन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में ही, या हिस्ट्री के साथ साथ कहें, या हिस्ट्री की तरह चलने वाली हिस्ट्री में ही क्या आता है, कला और साहित्य। तो उसी कला और साहित्य को हम हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कला करती रही है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक कालीन कला, या इसको हम कह सकते हैं कांस्य युगीन कला। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका स्टार्ट होता है कौन सा, ऐतिहासिक युगीन कला। अब जैसे ऐतिहासिक युगीन कला में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, गुफा चित्रण। अब कहोगे सर हमने शैल चित्रण में भी तो गुफा, जैसे भीमबेटका गुफा की हम बात कर रहे थे, सिंघनपुर गुफा की बात कर रहे थे। देखिए वो शैल चित्र थे, शैल चित्र मतलब होता है जो आपका पत्थरों पर, ठीक, कोई पत्थरों पर रेखाओं के द्वारा या किसी चीज के द्वारा बना दिए गए कोई भी चित्रकारी, ठीक, वो क्या कहलाई जाती है, शैल चित्र, ठीक, दीवारों पर बना दी गई। लेकिन गुफा चित्रण भी होता उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यहाँ से आपका प्लास्टर चढ़ाकर बना दिया गया है, मतलब वहां सीधा सीधा पत्थर मिला, उस पर हमने क्या किया, एक पत्थर उठाया या कोई हमने रंग उठाया, जैसे कि एक ईंट रखी थी, हमने ईंट उठाई, दीवार थी, दीवार पर हमने एक रेखा खींच दी, या दीवार पर हमने किसी का चित्र बना दिया, ये क्या हो गया, शैल चित्र हो गया।
ठीक, उस पर ना प्लास्टर चढ़ाया ना कुछ भी, लेकिन जैसे ही प्लास्टर चढ़ाकर बनाने लगे, मतलब कला में थोड़ी सी तकनीक डालने लगे, तो वहीं हम पहुंच गए कहाँ, प्राग ऐतिहासिक कालीन, सॉरी ऐतिहासिक युगीन कालीन कला। और उसमें गुफा चित्रण में जैसे सबसे पहले गुफा चित्रण में क्या पढ़ेंगे हम, जोगीमारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अजंता गुफा के बारे में, बादामी गुफा के, एलिफेंटा केव्स, तनवासल, एलोरा और सिगरिया गुफा के बारे में। और यहाँ अगर हमारा गुफा चित्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जैसे अगर उसके बाद हम बात करें तो जो ऐतिहासिक कालीन कला जो है, जिसको हम एंशिएंट इंडिया में लेकर चलते हैं, ठीक, तो वही आपका स्टार्ट होता है कौन सा, मौर्य काल। और मौर्य कालीन कला जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस प्रकार की कला रही थी, बिंदुसार ने कला के क्षेत्र में क्या काम किया था, सबसे ज्यादा अशोक ने, तो आपको पता होगा बहुत सारे पाषाण स्तंभ जैसे शिलालेख, ठीक, लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, ठीक, सबसे पहले क्या लिपि रही थी, और वो लिपि किसने मतलब सबसे पहले पढ़ी थी, किसने खोजी थी, ठीक, जो उसने शिलालेख बनवाना स्टार्ट किया था, उन शिलालेखों का जो तरीका था वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ से लिया, कहाँ से सीखा, ठीक, और किसको देखकर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म के क्षेत्र में कितने मतलब स्तूपों का निर्माण किया, आप जानते हैं अशोक ने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था बौद्ध धर्म, ठीक, क्योंकि स्तूप किस धर्म से संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। जैसे कि अशोक का वो था नाती था दशरथ, दशरथ ने जैन धर्म के लिए क्या किया था, कौन सी गुफाएं जो हैं मतलब पत्थरों को मतलब पहाड़ों को काटकर कौन सी गुफाएं बनाई गई थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मौर्य कालीन कला हमारी क्या चलेगी कि क्या क्या मौर्य काल में क्या क्या कला के प्रति और राजाओं का योगदान रहा है। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें मौर्योत्तर कालीन कला में, तो मौर्योत्तर कालीन कला में आप जानते हैं कि जैसे कि आपका क्या आ जाता है, जैसे कि हम मथुरा शैली के बारे में पढ़ेंगे, हम गांधार शैली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, तो ये क्या चीजें हैं, इसमें क्या सबसे पहले हुआ था, क्या चीजों पर फोकस किया गया था। आप जानते हैं सबसे पहले बौद्ध की जो मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनी हुई थी। गांधार शैली और मथुरा शैली में पत्थरों के बीच में क्या डिफरेंस था, ठीक, क्या इनके केंद्र रहे थे, क्या कला केंद्र रहे थे, हम इसके बारे में देखेंगे किसमें, मौर्योत्तर कालीन काल में। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त काल में। गुप्त काल में जैसे आपने देखा हुआ कुमार गुप्त, ठीक, ने मंदिर स्थापत्य में बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक, जैसे सबसे पहले ईंटों का बना हुआ मंदिर कौन सा था, भीतरवा मंदिर, ठीक, तो मंदिर स्थापत्य गुप्त काल में सबसे ज्यादा हुआ। अगर हम कहें कि मंदिरों का स्वर्ण युग या हिंदू धर्म का कला में सबसे ज्यादा शुरुआत जो जहां से होती है बेसिकली अगर देखने को मिलता है तो वो कहां से मिलता है, गुप्त काल से देखने को मिलता है, ठीक। तो गुप्त काल में कला में क्या योगदान था, मतलब गुप्त शासकों का कला में क्या योगदान रहा। उसके बाद गुप्तोत्तर कालीन कला में क्या योगदान रहा, जिसको हम राजपूत कालीन कला भी कहते हैं। राजस्थान वाले राजपूत नहीं, जैसे कि राजेंद्र चोल थे, ठीक है नहीं, और जैसे बाकी और भी रहे हैं, जैसे दीवान हो गया, बिरपाल हो गया, इन्होंने मतलब क्या क्या चीजें की हैं, ठीक, किस तरीके की चीजों पर इन्होंने फोकस किया है। उसके बाद दक्षिण भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला है वो क्या रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसमें, मध्यकालीन कला में। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं मध्यकालीन, जैसे कि आपने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, और फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, आधुनिक काल, मॉडर्न इंडिया, ठीक। हम हिस्ट्री को कैसे बांटते हैं, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, और उसके बाद आपका आ जाता है कांस्य युग, ठीक, आदिऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आ जाता है हम किसको पढ़ते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक, एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बाद हम किसको पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में मौर्य काल, शुंग काल, पुष्यभूति काल, ठीक। तो उसके बाद हम इन सारी नंद वंश, ठीक, कर्ण वंश, ठीक, हर्यक वंश, इन सारी चीजों को अगर देखते हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी कला को क्या करते लेके चल रहे हैं, साथ के साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद आता है मध्यकाल। अब मध्यकाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पाल शैली क्या है, जिसमें धीमान और वित्तपाल दो कलाकार थे, जैसे कि धर्मपाल, ठीक है नहीं, उसके गोपाल जिसने पाल वंश की स्थापना की थी, किसने की थी, गोपाल ने की थी, ठीक। तो पाल शैली क्या है। उसके बाद अपभ्रंश शैली, मतलब जो आपकी क्या है शैली बिल्कुल मतलब बिगड़ी हुई शैली, जिसको हम बोलते हैं अपभ्रंश शैली, ठीक। उसके बाद फिर आता है आपकी मुगल कला, मतलब मुगलों का जब सल्तनत काल 1526 में खत्म हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के पानीपत के प्रथम युद्ध में,
और उस समय जब यहाँ मुगल काल की स्थापना हुई तो उस मुगल कालीन कला में मुगलों ने कला में क्या योगदान दिया। आप जानते हैं कि जहांगीर के काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर की कला को, ठीक है नहीं। लेकिन कला की शुरुआत मुगल में किसने की? क्या बाबर ने की, क्या हुमायूं ने की, अकबर ने क्या किया? आपने देखा ग्रंथ चित्रण पर सबसे ज्यादा योगदान दिया, मतलब ग्रंथों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ठीक। जैसे रज्मनामा महाभारत का किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या योगदान दिया है कला के क्षेत्र में, इसकी बात करेंगे। उसके बाद आता है आपकी राजस्थानी शैली। राजस्थानी में हम यहाँ 4 शैलियों को पढ़ते हैं। कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद हड़ौती और ढूंढार शैली, और इनमें भी आपकी सब शैलियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पहाड़ी शैली, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कौन सा? संसार चलता, कांगड़ा शैली का, ठीक। तो जो पहाड़ी शैली में जो आपके पहाड़ की तरफ जो भी आपकी जो राजवंश रहे, उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, हम उसके बारे में बात करेंगे किसमें? पहाड़ी शैली। अब उसके बाद दक्षिणी कला में हम चले जाएंगे किसमें? जैसे आपका कौन सा आ गया? बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है नहीं। उसके बाद बीदर की कला, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें संक्रमणकालीन कला में, यहाँ हम पढ़ेंगे किसमें? 2 तरीके से, दक्षिण संक्रमणकालीन कला और उत्तर संक्रमणकालीन कला। दक्षिण संक्रमणकालीन कला में हम पढ़ेंगे तंजौर और मैसूर के बारे में, और वहीं अगर हम उत्तर संक्रमणकालीन कला में पढ़ेंगे तो लखनऊ की रूमी कला क्या है, लखनऊ में जो रूमी कला रही है वो क्या है। उसके बाद अगर बात करें उड़ीसा और कालीघाट की पटुआ शैली क्या रही है। उसके बाद पटना शैली, जिसको हम ब्रिटिश कालीन कला भी बोलते हैं, जिसको हम कंपनी शैली भी बोलते हैं, और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था, ठीक। और 2021 में किससे? पटना शैली से, मतलब कंपनी शैली से। उसके बाद कला स्कूल, जैसे कि मद्रास स्कूल, ठीक, बंगाल स्कूल। उसके बाद आपका जैसे लाहौर में खुला हुआ स्कूल, ठीक। तो ये स्कूल कब कब खुले, इन स्कूलों का क्या हुआ? शांति निकेतन कब बना, उसके बाद भोपाल में कला भवन कब बना, ठीक। तो इस तरीके से आपके जो स्कूल हैं, जो कौन कौन से कला स्कूल आपके खोले गए, ठीक, कौन कौन से विश्वविद्यालय यहाँ पढ़ेंगे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया था किसमें? पाल शैली में, ठीक है नहीं। और उसके बाद बहुत सारे जैसे बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था, ठीक। तो वो किसने खोला था? तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कला स्कूलों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किसमें? राजा रवि वर्मा। अच्छा, राजा रवि वर्मा को हम यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों? यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब राजा रवि वर्मा के बेसिस पर, जैसे राजा रवि वर्मा में क्या पढ़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तैल चित्रण पद्धति की शुरुआत करने वाले जो थे वो कौन थे? राजा रवि वर्मा, इंडिया में, ठीक। और अगर हम पाश्चात्य में बात करें तो वहाँ कौन थे? जब हम पुनरुत्थान कालीन कला पढ़ेंगे, मतलब पुनर्जागरण कालीन कला पढ़ेंगे, तो पुनर्जागरण कालीन कला में जब हम पढ़ेंगे कहाँ की? हॉलैंड या नीदरलैंड का पुनर्जागरण, तो वहाँ 2 भाई थे जिनको हम आइक बंधुओं के नाम से जाना जाता था। उसमें एक का नाम था जॉन वॉन आइक, और जिसने तैल चित्रण का जनक उसको माना जाता है। अब हम जैसे ही हम बात करें कि तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले कौन थे? राजा रवि वर्मा। उसके बाद हम बंगाल शैली की अगर बात करें, बंगाल शैली के कलाकार जिसमें हम पढ़ेंगे किसको? अशोक कुमार हल्दर को पढ़ेंगे, जिसमें हम रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे देवकीनंदन शर्मा को पढ़ेंगे, हम नंदलाल बोस को पढ़ेंगे, हम अवनींद्रनाथ ठाकुर को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, जिसको हम अवनी बाबू जानते हैं, ठीक। और उसके बाद हम बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि हम इसमें स्टेला क्रेमरिस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें जो आपकी हंगेरियन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है नहीं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे मतलब उन कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे जो बंगाल स्कूल से जुड़े हुए थे, प्लस वहाँ से आप वो लेकर मतलब कला की मतलब शिक्षा लेकर जो अलग स्कूलों से जुड़े, जैसे कि सारदा शरण वकील हो गए, ठीक, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अब आएंगे कला ग्रुप। अब कला ग्रुप में जैसे दिल्ली शिल्पी चक्र हो गया, मद्रास चोल मंडलम हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया? ग्रुप 1890 हो गया, ठीक, बॉम्बे ग्रुप हो गया, पैक ग्रुप हो गया। तो ये बहुत सारे मतलब 7 से 8 ग्रुप हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एम.एफ. हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कलाकार किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 फायदा होंगे कि हम ग्रुप भी पढ़ेंगे प्लस उन कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे जो कलाकार इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और उन कलाकारों को हम उन्हीं ग्रुपों के साथ देखेंगे। उसके बाद जो इस समय चलने वाले कलाकार हैं, जो प्रेजेंट में कलाकारी कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं समकालीन कलाकार,
ठीक। तो समकालीन कलाकारों ने इस समय कला के क्षेत्र में क्या योगदान दे रखा है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे किसमें, समकालीन कला में। उसके बाद जो भी भारत में कला के क्षेत्र में अगर किसी कलाकार को कोई भी पुरस्कार मिला है, कला कोई भी उसने मतलब कोई भी पेंटिंग जो है एग्जीबिशन में गई है और जो सबसे ज़्यादा बिकी है, ठीक, तो हम वो जो पार्ट आता है वो किसमें से आता है, वो कला की समसामयिक मतलब कला के क्षेत्र में करंट क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे क्या है, जिसको हम बोलते हैं कला समसामयिक मतलब कला के क्षेत्र में जो आने वाले करंट। उसके बाद यहाँ अगर हम जो भारतीय कला है उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम यूरोपीय कला, जिसको हम बोलते हैं पाश्चात्य कला। और पाश्चात्य कला में आप जानते हैं कि पिछली बार अगर हम पाश्चात्य कला में बात करें तो टोटल 13 क्वेश्चन पाश्चात्य कला में से पूछे गए हैं। अब जैसे अब हम बात करें कि जो टोटल कट ऑफ जो पिछली बार गई थी जनरल की, वो गई थी 109 क्वेश्चनों की। अब 125 क्वेश्चनों में से अगर हम 13 क्वेश्चनों को हटा दें तो टोटल बचते हैं 112। और इतना कोई भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट ये कहता हो कि मैं इंडियन पढ़ लूँ या कला का परिचय पढ़ लूँ, मतलब सैद्धांतिक कला जो है उसको पढ़ लूँ, ठीक, सिद्धांतिक कला, और उसको अगर मैं पढ़ लूँ और उसको पढ़ने के बाद मैं पाश्चात्य कला ना पढ़ूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम अगर इजी बनता है तो हम जल्दबाजी में क्वेश्चनों को गलत करते हैं, और अगर एग्जाम टफ बनता है तो कहीं ना कहीं इतनी कट ऑफ जाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर पाश्चात्य कला हम नहीं पढ़ते तो पाश्चात्य कला के बिना हम सिलेक्शन को भी नहीं ले सकते हैं। तो पाश्चात्य कला में हमें क्या पढ़ना है, पाश्चात्य कला को बहुत बेहतर ढंग से देखिए, इंडियन बहुत सारे टीचर पढ़ा लेते हैं, लेकिन पाश्चात्य कला हर कोई टीचर पढ़ाना जानता नहीं है या पढ़ा पाता नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि मैंने जितना भी देखा है उसमें पाश्चात्य कला का बहुत कम डेटा मिला है। लेकिन जब आप पाश्चात्य कला मुझसे पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद मुझे बताइएगा, ठीक। तो अगर मैं पाश्चात्य कला की बात करूं तो यूरोपीय पाश्चात्य कला उसी तरीके से स्टार्ट होता है जैसे भारतीय कला स्टार्ट होती है। सबसे पहले यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कालीन कला। अब यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कालीन कला में हम दो जगह की गुफा चित्रण के बारे में पढ़ेंगे या शैल चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा कौन सा, उत्तरी स्पेन, और दूसरा होगा दक्षिण पश्चिमी फ्रांस। अब जैसे उत्तरी स्पेन में आपने सुना होगा अल्टामीरा की गुफा, ठीक है, आपने सुना होगा कौन सी, नो गुफा, आपने सुना होगा कौन सी, पांडाल गुफा, ठीक है, नहीं पिंडाल गुफा जिसको बोला जाता है। तो ये बहुत सारी मतलब 6 गुफाएं हैं मेन। वैसे गुफा तो लगभग 100 से ऊपर गुफा थी, ठीक, लेकिन हम मेन यहाँ 6 गुफा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अगर दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में देखें तो हम जैसे पढ़ते हैं लास्का गुफा के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लेत्रा फेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ला काम्बा रेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, लेटक अदोबर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी जो गुफाएं हैं, लगभग 7 गुफाएं, गरगास गुफा है, ठीक है। तो उन गुफाओं के बारे में हमें किस में पढ़ना है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में। उसके बाद हम फिर चलेंगे सभ्यताओं में, और सबसे पहले पढ़ेंगे जिसको हम अमृत की कला कहा जाता है, जिसको बोलते हैं बुक ऑफ डेड, मतलब या पिरामिडों का देश, जिसको हम बोलते हैं मिस्र की कला, ठीक। तो मिस्र की कला जिसमें हम ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि ओल्ड किंगडम जो राजवंश है वो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, नेफरतिति क्या है, अखनाटेन क्या है, ठीक। उसके बाद आपका जो तूतनखामेन, इसका क्या है, सबसे बड़ा पिरामिड जो है जिसको गीजा का पिरामिड बोला जाता है, वो कितने ऊंचाई का है, ठीक, वो किसने बनाया, क्या ओल्ड किंगडम वाले राजवंश ने बनवाया या न्यू किंगडम वाले राजवंशों ने बनवाया, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं मिस्र की कला। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की, जिसमें हम 4 नगरों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कांस्य युग सभ्यता है, और आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता लगभग दोनों ही नगरीय सभ्यता थी, और दोनों में चीजें एक तरीके की देखने को मिली हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, सिलेंडर सील किस सभ्यता से संबंधित है। सील का मतलब होता है मोहर, और सिलेंडर मतलब बेलनाकार। जो बेलनाकार मोहरें हैं वो किस सभ्यता से संबंधित है, तो क्या आता है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता। उसके बाद आता है जैसे असीरिया, ठीक है, नहीं सुमेर नगर सभ्यता, ठीक। उसके बाद आता है तो आपका अक्काद, ठीक, बेबीलोनिया। जैसे क्वेश्चन आता है जो 7 अजूबों में है कि बेबीलोन के झूलते हुए बाग किस सभ्यता से संबंधित हैं या कहाँ हैं, तो बेबीलोन झूलते हुए बाग, ठीक, इनको 7 अजूबों में रखा गया है, ठीक। वो किसने बनाए, ठीक, एक राजा था नेबूखद्नेस्सर,
ठीक, तो उसने क्या किया था कि जो झूलते हुए बागों का निर्माण कराया था। उसके बाद कांस्य युग की सबसे बेहतरीन सभ्यता आती है जिसको हम बोलते हैं क्रीटन माइसन सभ्यता। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्रीटन माइसन सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है, तो लौह युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, या तांबा युगीन सभ्यता है, या कांस्य युगीन सभ्यता है, या स्वर्ण युगीन सभ्यता है। तो यहाँ से आंसर क्या लगता है इसमें, कांस्य युगीन सभ्यता। तो क्रीटन माइसन की सभ्यता क्या होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब यूनान की कला क्या है। जैसे कि यूनान में आपको हम तीन युगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला युग आता है एंजियन युग आता है, फिर आता है आपका शास्त्रीय युग आता है, उसके बाद आता है आपका हेलेनिस्टिक युग आता है। ठीक, तो वो युग क्या है, हमें उन युगों को कैसे देखना है। जैसे कि प्रारंभिक एंजियन युग आता है, उसके बाद आता है उच्च एंजियन युग आता है, उसके बाद प्रारंभिक शास्त्रीय युग, उसके उच्च शास्त्रीय युग, फिर परवर्ती शास्त्रीय युग जिसको हम फिलिप की कला बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं किसकी, सिकंदर की जो शुरुआत हुई थी। और यही परवर्ती शास्त्रीय युग से यूनान की कला पर रोमानिया प्रभाव शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसको, हेलेनिस्टिक कला को। उसके बाद आता है आपका अगला जिसको हम बोलते हैं रोम की कला। और रोम की कला का क्या प्रभाव हो रहा है, जब यूनान की कला पर रोम का प्रभाव हो गया तो रोम की कला में क्या बदलाव आया, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक, और इसी में हम पढ़ेंगे कस्टनतुनिया के बारे में, जो कि आपका 1453 के आसपास क्या कर लिया गया था, उस पर अधिकार कर लिया गया था। और यही कारण था कि वास्को डी गामा को एक नया रास्ता खोजना पड़ा भारत से व्यापार करने के लिए, जो समुद्र के रास्ते गया है। और वास्को डी गामा से पहले निकला एक व्यक्ति निकला था जिसने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आज आपके लिए क्वेश्चन है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए आगे बढ़े। अगर मध्यकालीन यूरोपीय कला में अगर बात करें हम, तो देखिए ये सभी आती है ऐतिहासिक कालीन कला में, ठीक है नहीं। जब हम यूनान की कला पढ़ेंगे तो एथेंस नगर के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, तो ओलंपिक के बारे में जो पढ़ना है हमें, किसमें पढ़ना है, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई। ठीक, ओलंपिक बंद कब कर दिया गया, दोबारा से शुरुआत कब हुई। ओलंपिक में जो 5 रिंगें हैं उनका मतलब क्या है, उन 5 लोगों में जो अलग अलग कलर हैं, जैसे हरा रंग कलर है वो कहाँ से संबंधित है, पीला कलर वो किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो जो आपकी जो रिंग है वो अलग अलग महाद्वीप को दर्शाती हैं। तो ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन कला में हम 3 तरीके की कला पढ़ेंगे, जिसमें एक आता है आपका बाइजेंटाइन कला, दूसरी आती है रोमनस्क कला, और तीसरी आती है जिसको हम बोलते हैं गोथिक कला। और गोथिक कला जैसे ही खत्म होगा उसके बाद कला में दोबारा से पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यूनान की कला देखें, रोम की कला देखें, या मध्यकालीन यूरोपीय कला देखें, तो यहाँ अगर हम रोम से मेन अगर स्टार्ट करते हैं तो कला जो है कहीं ना कहीं आपके चर्च या गिरजाघरों में सिमटी हुई रह गई थी। जैसे बाइजेंटाइन कला कहाँ की कला, सिमटी हुई कला है। ठीक, अब जैसे जो रोम की कला हम पढ़ेंगे, हम जस्टिनियन के बारे में पढ़ेंगे कि जस्टिनियन क्या था। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पुनर्जागरण कला। और पुनर्जागरण में हम 3 तरीके का पुनर्जागरण पढ़ेंगे, जिसको हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, पूर्व पुनर्जागरण काल, फिर पुनर्जागरण काल, और फिर उच्च पुनर्जागरण काल। ठीक, अब जैसे पूर्व पुनर्जागरण काल में हम बात करेंगे जियोतो और समागुए, जो कि आपकी गोथिक कला के क्या थे, कलाकार थे। और जियोतो को गोथिक और पुनर्जागरण कला के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक, उसके बाद सिमागुए जो था, जो बाइजेंटाइन कला से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंचा था, गोथिक कला तक पहुंचा था। पुनर्जागरण कला में जब हम बात करेंगे, जब पुनर्जागरण काल में तो हम पढ़ेंगे किसको, बोत्तिचेल्ली के बारे में पढ़ेंगे, हम गिरलैंडियो के बारे में जो माइकलएंजेलो के पिता थे, हम वेरेसियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद बोत्तिचेल्ली जो लियोनार्डो विंची के क्या थे, गुरु थे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसके, वेरेसियो जो किसके, राफेल के गुरु थे। ठीक, तो हम इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वहां हम पढ़ेंगे किसके, मसाचियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके डोनातेल्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कलाकार हैं जो आपके किस में आते हैं, पुनर्जागरण के पुनर्जागरण कला में। ठीक, उसके बाद उच्च पुनर्जागरण कला में हम 3 कलाकारों को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मोनालिसा की जो पेंटिंग जिसने बनाई थी। ठीक, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, उसके बाद राफेल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद
यूरोपीय मध्यकाल में नवशास्त्रीय मतलब यूनान की कला यहाँ आकर दोबारा शुरू होती है यूरोपीय मध्यकाल में, और इसमें सबसे पहला वाद पड़ता है, जो वाद पड़ता है नवशास्त्रीय वाद, और नवशास्त्रीय वाद से आपका दोबारा से यूरोपीय मध्यकाल स्टार्ट होता है, जिसको हम आधुनिक काल में भी देखते हैं। ठीक, तो यूरोपीय मध्यकाल और आधुनिक काल के जितने भी कलावाद रहे हैं, जैसे कि हम नवशास्त्रीयवाद पढ़ेंगे, रोमांसवाद पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घनवाद के बारे में पढ़ेंगे, हम अभिवेदनावाद के बारे में पढ़ेंगे, हम भविष्यवाद जिसको फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, ठीक, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भविष्यवाद के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम होता है फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। ठीक, तो यह क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती जो है वो किस कलावाद के संस्थापक हैं, तो आंसर आया था भविष्यवाद। ठीक, वो क्या है, हम इंग्लिश रोमांटिक कला का यथार्थवाद क्या है, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, न प्रभाववाद क्या है। ठीक, माने मोने, आपने जब क्वेश्चन लगाते होंगे ये सारी चीजें आपके सामने आती होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका जैसे अति यथार्थवाद क्या है, और ऐसे करते करते हम कहीं ना कहीं इन कलावादों को क्या कर लेंगे, खत्म। उसके बाद आपका रह जाएगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो कला से संबंधित हैं, और जैसे ही आपका ये खत्म हुआ तब आपका रीजनिंग कला का जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जो लगभग हर दूसरे दिन पर एक बार हुआ करेगा। तो चलिए मैं आज अपनी वीडियो को आज यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी मेरे वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज हुई है, या कला को हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको पता चला है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और कल मैं आपको एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर जैसे किसी व्यक्ति को ये लगे कि भाई ये वीडियो क्या पुरानी वीडियो है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट है 28 सितंबर 2022, और 28 सितंबर 2022 को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपको कल तक आप ये वीडियो मतलब 29 सितंबर तक आपको वीडियो, या आज रात में ही ये वीडियो आपको क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप इस वीडियो को देखें, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ से भी आपके कमेंट में मालूम पड़ जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे चीज़ों को। अगर आप कहेंगे पाश्चात्य हमें पहले पढ़ना है, तो हम पाश्चात्य को पहले पढ़ सकते हैं। सैद्धांतिक कला हमें पहले पढ़नी है, हम इसको भी पढ़ सकते हैं। भारतीय कला आपको पहले पढ़नी है, हम इसको भी पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डेटा पढ़ेंगे। ठीक, हम ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा न करते हुए जो बेहतरीन डेटा है उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपको राकेश गोस्वामी का भी डेटा मिलेगा, जिसमें रीता प्रताप, अविनाश बहादुर वर्मा का भी डेटा मिलेगा। जब हम पाश्चात्य कला में चलेंगे तो पाश्चात्य कला में आपको रवि साकलकर, ममता चतुर्वेदी का डेटा मिलेगा। यूथ में जो आपके जो डिफरेंट इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उसका भी डेटा मिलेगा, जो एक सर हैं जिनसे मैंने पढ़ा था, उनसे उनका जो नोट्स का डेटा है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो एक बहुत ही कलेक्टिव नोट्स हैं मेरे पास, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले जो एग्जाम में इस नोट्स में से 119 क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से फंसे हैं, 119 क्वेश्चन। अब जब आप पढ़ोगे तो आप खुद इन्हीं नोट्स को देखिएगा। ठीक, तो बहुत बेहतरीन नोट्स हैं जो आप देखते जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डेटा निकाला है, बहुत मेहनत की है इस पर। ठीक, तो अब उन चीज़ों को देखिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, और कोई भी अगर आपको सजेशन देना तो आप मुझे दे सकते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। ठीक, और राधे राधे अगर बोलना है, राधे राधे, हर हर महादेव, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। बाकी कल मैं आपका कला का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और बारी बारी से धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाएंगे। 30 से 35 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, ठीक, एक की, और उसमें हम ज़्यादातर पढ़ाई करेंगे, मौज मस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक, केवल ख्याली पुलाव पकाने से कोई काम नहीं चलता, कि बैठे रहें सोचते रहें कि हमें ये काम करना है तो हम आगे बस बड़े सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, जब तक कलम उठाकर नहीं लगोगे तब तक आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता और हमेशा बढ़ता है। तो ज्ञान जितना बांटना है उतना बांटिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।